Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 8 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे फॉर 2023 एंड 2024. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. Now, first question, the basic difference between flexible budget and fixed budget is that a fixed budget is concerned with fixed expenses, whereas the flexible budget is on different activity level. तो एक तरह से हमारा जो fixed budget है वो fixed expenses से concerned तो बिल्कुल नहीं होता. तो ये first statement हमारी बिल्कुल गलत है. ठीक है. Second statement, fixed budget is a budget for single measure of activity, whereas flexible budget is on different activity level. तो second option हमारा बिल्कुल correct है. तो correct answer हमारा आएगा only second. हमें पता है कि हम जो बजट बनाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से उसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया होता है. ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड हमने बजट बनाया है. ठीक है, जिसे हम एक तरह से कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, ताकि हमें पता चल सके एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड डाटा में क्या वेरिएंसेस है. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट होता है जहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे जो लेवल ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू है वो चेंज होता है तो. ठीक है, फिक्स्ड बजट जो है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, अगर एक्चुअल एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं तो फिक्स्ड बजट को हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट फ्लेक्सिबल बजट को हम लेवल ऑफ एक्टिविटीज अगर हमारी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स्ड बजट इज दैट fixed budget is a budget for a single measure of activity, and whereas flexible budget is on different activity levels. Now, next question, which of the following statement is false? Net loss as reported in profit and loss account is not equal to cash loss in the operation. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है कि नेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि हमने कितना कैश लॉस किया इस साल में. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ कैश. देखो, अभी करंट लाइबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब एक तरह से हम पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ कैश नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ओनली सेकंड इज फॉल्स. बट अगर हम ऐसा बोल दें कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ कैश, तो ये ट्रू हो सकता था. ठीक है, cash flow statement refers to a statement which provide information about change in financial position of firm, which affirms on the cash basis. It considers various receipts of cash and its disbursement. The net loss as reported in P&L account is not equal to cash loss in operation. ठीक है, और increase in current liability is a source of cash, ना कि decrease in current liability. Now next question, what are the error of omission? Error of omission एक तरह से हम बोले तो जो एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं की. ठीक है, ओमिशन का मतलब हुआ है बिल्कुल कि कहीं पे भी हमने ट्रांजैक्शन डाली ही नहीं है. ठीक है, तो क्या वो कंपेंसेटिंग एरर है? नो. क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नो. क्या वो टेक्निकल एरर हो सकती है? यस. एरर ऑफ ओमिशन हमारी टेक्निकल एरर्स हो सकती हैं. ठीक है, एक तरह से जब भी हम ऑडिटिंग करते हैं तो वहां पे प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या वो फेयर और ट्रू
फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो कर रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जो है आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है, ऑडिटिंग के टाइम पे। तो उसमें से एक है हमारा एरर ऑफ ओमिशन, जिसे हम टेक्निकल एरर भी बोल सकते हैं। Now next question, what does the existence of recurring losses due to sale of fixed asset indicate? मीन्स यहाँ पे फिक्स एसेट सेल करने से हमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है पॉलिसी ऑफ सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिवाइव्ड, या डेप्रिसिएशन चार्जेस आर इनसफिशिएंट। तो अगर हम डेप्रिसिएशन जो है इनसफिशिएंट चार्ज नहीं कर रहे फिक्स एसेट में से, तब हमें उसके जब हम वो फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि लॉसेस अकर हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा सेकंड ऑप्शन। Verification of assets and liabilities is a process in which auditors check if the value of asset and liabilities entered in the balance sheet is true and fair. The existence of recurring losses due to the sale of fixed asset implies that depreciation which is charged on the concerned fixed asset by the company is insufficient, ठीक है। रिकरिंग लॉसेस सेल के टाइम पे तभी होते हैं अगर हम डेप्रिसिएशन जो है इनसफिशिएंट चार्ज नहीं करते। Now next question, which of the following statement is true? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑडिट रिपोर्ट इज addressed to the authority appointing the manager, मीन्स जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं क्या वो एड्रेस की जाती है अथॉरिटी को जो मैनेजर्स को अपॉइंट करती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 is not applicable to the foreign company, no, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है। जो CARO रिपोर्ट है, ठीक है, ऑर्डर है, ये फॉरेन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। Audit report refers to the detailed reports given by the auditors consisting the true and fair view of auditor about the financial statements. It is issued after verification of asset, liability and financial statement. ठीक है, audit report हमें पता है क्या होता है। Based on the auditor's review, auditor gives his opinion and audit report is addressed to the authority appointing the manager. And company auditor report order 2016 is applicable to the foreign company, ठीक है, ये applicable होता है foreign companies पे। Now next question, which of the following statement is true? Cost audit is like post-mortem examination of account, ये statement बिल्कुल गलत है। cost audit का मतलब post-mortem करना नहीं होता। Cost audit is also known as efficiency audit. Yes, this statement is true. तो आंसर क्या आएगा? Only second. ठीक है। The field of auditing has experienced new entrant with respect to methods of auditing and also auditing of different aspect of business. Means यहाँ पे auditing में बहुत सारी fields और enter हुई हैं, जिसमें से एक है cost audit. So cost audit refers to the auditing wherein the auditor check the fairness of cost accounts and also will verify if all the principles are followed efficiently, कि जितने भी हमारे principles है वो follow किए गए हैं या नहीं। It is not the post-mortem examination of account and cost audit is also known as efficiency audit. Now next question, which of the following statement is false? It is the responsibility of managerial economists to forecast successful business. तो ये एक तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तरह से फोरकास्ट करे कि फ्यूचर में हम क्या एक्टिविटीज करें कि हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड फंक्शन, यस, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक फैक्टर होता है डिमांड फंक्शन का, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डी, नीदर वन नोर टू। Now next question, which of the following are not affected by law of demand? Complementary goods, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। अगर हम देखें कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स तो अफेक्ट होती हैं, ठीक है, बाय लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड्स भी कहीं हद तक हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट होती है, बट इंफीरियर गुड्स जो है, ठीक है, वो लॉ ऑफ डिमांड से अफेक्ट नहीं होते। तो आंसर आएगा डी, इंफीरियर गुड्स। डिमांड एक तरह से हम बोल सकते हैं डिजायर और विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू बाय अ गुड और सर्विस इन द गिवन मार्केट कंडीशन। लॉ ऑफ डिमांड एक तरह से जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उन गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड यही होता है। बट जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स को हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी, ठीक है, जैसे इंफीरियर गुड्स, जितने भी इंफीरियर गुड्स हैं उसे हम गिवन गुड्स भी बोलते हैं। ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स, बट ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स भी एक तरह से लो कॉस्ट गुड्स को ही बोलते हैं, बट जो इंफीरियर गुड्स हैं और भी ज्यादा पुअर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो एक तरह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है उससे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, तो उसे लॉ ऑफ डिमांड जो है इंफीरियर गुड पे एप्लीकेबल नहीं होता, उससे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। Now next question, what does an indifference curve indicates? ठीक है, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व जहां पे दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन हम शो करते हैं, ठीक है, जो वो इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है वो हमें क्या बताते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच यील्ड टू अ कंज्यूमर इक्वल डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे भी रीड आउट कर लेते हैं, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर एनी टू गुड्स, नो, ये स्टेटमेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच यील्ड टू अ कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। combination of goods which yield to a producer different level of satisfaction, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। Consumer equilibrium is a concept under the study of consumer behavior in economics which deals with the utility or the satisfaction received by a consumer after consuming a product or service। और इंडिफरेंस कर्व एक तरह से कर्व होती है जहां पे ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हम शो करते हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। तो indifference curve indicates combination of goods which yield to a consumer equal degree of satisfaction. Now next question, which of the following is a cause of applicability of law of variable? अभी law of variable क्यों applicable हो रहा है, due to underutilization of fixed factor एंड ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो सके, तो ये बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा सी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स रेफर्स टू अ शॉर्ट रन कंसेप्ट। ये हमारा एक शॉर्ट रन कंसेप्ट है जो एक तरह से बताता है चेंजेस इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक तरह से कैसे आउटपुट हमारी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट
भी शो करते हैं और यहाँ पे हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। And the output in law of variable proportion change with the increase in input because of an underutilization of fixed factor and optimum production. Now next question, money cost can also be referred to as, मनी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट एक तरह से मॉनेटरी वैल्यू होती है विच इज फोरगॉन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम पैसा दे के कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, रेफर्स टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और वही दूसरी तरफ इम्प्लिसिट कॉस्ट जो एक तरह से एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इनपुट होती है, जो कि ओनर खुद इनपुट ला रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस में उन इनपुट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मनी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। Now next question, who said these words? The revenue of a firm is its sale, receipt और income. ये statement हमारी दी है डोली ने, ठीक है। The economist Dolly has defined revenue as the revenue of a firm is its sale, receipt or income. In economics, revenue of firm is defined as the aggregate of income which is received by firm only from sale of goods and services. The revenue does not consist of other sources of income. Now next question, a seller in monopolistic competition reaching long term equilibrium must, अभी long term equilibrium में monopolistic competition को क्या होता है, क्या वो मिनिमम लॉस इंकर करता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है या नॉर्मल प्रॉफिट होता है या मैक्सिमम लॉस होता है। तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। Monopolistic competition refers to the market structure in which there are huge number of sellers who involve in sale of product which are closely related but can be differentiated from each other, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। शॉर्ट रन में उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और लॉन्ग रन में उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। Now next question, why are there many models of oligopoly? अभी oligopoly के बहुत सारे मॉडल क्यों हैं? The most complicated type of market structure is an oligopoly. Yes, ये बिल्कुल correct है कि oligopoly market structure हमारा ज्यादा complicated type of market structure है। Next, in oligopoly, beliefs play an important role. Yes, this is also a true statement. तो इसका correct answer आएगा C. Oligopoly refers to the market structure in which there are small number of firms and also entry and exit are restricted. The firms will have a significant impact on the market. There are different models of oligopoly because it is most complicated market structure and beliefs have an important role in the oligopoly. Now next question, which was the first company in India to issue convertible zero interest debenture, जिसे हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो इंडिया में कौन सी फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड या कन्वर्टिबल जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर इशू किए हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है।
Finance can be defined as the acquisition, management, and usage of funds with respect to business organization. There are different sources of finance which are divided based on period, ownership, and generation of funds. Zero interest debenture या deep discount bonds या zero coupon convertible bonds refers to the bond issued by a company which do not carry any interest payment to the investors. मीन्स उस पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, ठीक है. द बॉन्ड आर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू. जब हम इशू करते हैं उसे डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करते हैं, बट जब रिडीम करते हैं तब पार पे रिडीम करते हैं. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इशू कन्वर्टिबल जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर. Now next question, which of the following is a measure of risk per unit of expected return? ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये आपने याद रखना है. Risk and return analysis refers to the process in which investors seek to maximize their return on investment by minimizing the risk, and it is concerned with the managing portfolios, that is investment in a number of security in order to reduce risk. So coefficient of variation can be defined as a measure of risk per unit of expected return. Now next statement, while retaining the earnings, the firm does not in any way incur any such cost and the earnings to be retained are already after tax. Yes, ये statement बिल्कुल true है. जैसे जब भी हम retained earning use करते हैं अपने business पे तो उस पे हमें कोई भी interest या dividend तो pay नहीं करना पड़ता, तो उस पे हमें कोई भी कॉस्ट जो है वो इंकर करनी नहीं पड़ती, ठीक है. और वो अर्निंग जो है आफ्टर टैक्स होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. Now next question, the credit standard adopted by a firms are high and low standard, acceptable and non-acceptable standard, lenient and strict standard, lenient and liberal standard. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, lenient and strict standards. Working capital is defined as the contrast between current asset of business such as money, account receivable, and inventories of raw material, finished product, current liability such as account payable. These are two type of credit standards which are adopted by firm: lenient standards and strict standards. Now next question, which of the following opposing effects for the payment of dividend is false? Opposing effect मतलब contradictory effects, ठीक है. तो it increases the value, thereby the stock price rises. It reduces the funds available for investment. तो both the statement are not false. तो इसलिए तो आंसर आएगा हमारा neither one nor two. Dividend policy refers to the decision with respect to payment of dividend, and this type of financial policy determines the amount of cash dividend to be paid, the time at which the dividend is to be paid, etc., based on the unappropriate profit of the company. Increase in dividend which rises the share price is not opposing effect, ठीक है, इसलिए ये false नहीं है. Reduction of funds that are available for investment is a disadvantage of payment of dividend. तो ये भी false नहीं है, तो इसलिए D, neither one or nor two.
Now next question, which of the following is a drawback of gold standard? Gold standard एक तरह से जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, तो वहां पे एक तरह से जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, ठीक है, तो वहां पे ये चीज काम आती है। तो यहाँ में से कौन सी स्टेटमेंट जो है एक तरह से ड्रॉबैक है? ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ मॉनेटरी गोल्ड the world economy can be subject to deflationary pressure. Yes, ये statement जो है correct है, drawback है gold standard का। Next, the world economy can be subject to inflationary pressure without changes the supply of monetary gold. ये statement हमारी गलत है, this is not the drawback of gold standard। तो इसका आंसर आएगा A, only one। अभी समझते हैं explanation से। International monetary system is defined as a system which forms rules, regulations, standard in order to facilitate international trade between different countries. In the worldwide network, different financial institutions as well as government which determine the exchange rate of different currencies and also issue the rule with regard to exchange of currencies among different nations. यहीं पे हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, अर्लियर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट है ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ मॉनेटरी गोल्ड। अगर हम मॉनेटरी गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई कर देते हैं तो उससे एक तरह से डिफ्लेशनरी प्रेशर आता है इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे। But the statement second, the world economy can be subject to inflationary pressure without changes in the supply of monetary gold, ये statement हमारी true नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। First option is correct. Now, how will the quotation be if the local currency will be in the variable form and foreign currency in the fixed form? इसे हम direct form बोलते हैं, ठीक है, कि अगर हमारी लोकल करेंसी वेरिएबल फॉर्म में हो और फॉरेन करेंसी फिक्स फॉर्म में हो, उसे हम डायरेक्ट फॉर्म बोलेंगे। ये एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट में ये चीजें होती हैं जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय और सेल की जाती है। Now next question, which measure of central tendency must be used if frequency widely varies between different classes? अभी अगर frequency ज्यादा vary कर रही है different classes में, ठीक है, तो तब कौन सी measure of central tendency जो है use होती है? तो वहां पे weighted arithmetic mean जो है वो काम में आता है, ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंसी वाइडली वरी करे डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। Now next question, how are the absolute measures of dispersion expressed? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड भी रीड करते हैं, एक्सप्रेस इन रेशो, परसेंटेज, ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, ओनली वन, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं। Now next question, for what is the skewness used to measure in statistical procedure? Direction of dispersion, amount of dispersion, amount of upper tail values या amount of variance। तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्शन ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। स्क्यूनेस एक तरह से हमें सिमेट्री बताती है which is present in the distribution. Skewness is the use to measure the direction of dispersion of variable in the set of data. Dispersion can be defined as measurement of variation of numerical data in a given set of
from average of data. सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।